नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं मेंस रिजल्ट घोषित किया गया। 5401 कैंडिडेट अंततः सफल हुए, जिन्हें जनवरी में शुरू होने वाले इंटरव्यू में शामिल होना है। और आपको हम बता दें कि इंटरव्यू भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके बाद इसमें से लगभग आधे से अधिक लोग छट जाएंगे और अंततः 2035 लोग सिलेक्ट होकर ऑफिसर बनेंगे। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे 70वीं मेंस रिजल्ट आने के बाद से, चूंकि 15,000 छात्र क्वालिफाई नहीं कर पाए इंटरव्यू के लिए, तो एक छात्रों के बहुत बड़े वर्ग में जो है वो नाराज़गी है। और ख़ासकर कॉपी चेक करने की प्रक्रिया को लेकर, अपने दिए गए उत्तरों को लेकर जो अंक मिले हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। इन सब को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्रेय IAS के दुर्गेश सर हैं और इनसे हम जो हैं आगे विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 70वीं मेंस रिजल्ट को लेकर। सर, रिजल्ट के बाद सर आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, क्या सर प्रतिक्रिया है 70वीं रिजल्ट को लेकर? सबसे पहले तो 70वीं मेंस में जो भी लोग सफल हुए हैं उन सभी लोगों को हमारा कोटि कोटि शुभकामना है कि वो आगे इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करें। लेकिन जो लोग असफल हुए हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी कुछ बातों पर चर्चा करना है, जिसमें सबसे पहला है जो मैं स्पष्ट रूप में यह बताना चाहता हूं कि आयोग के संदर्भ में कि किसी भी संस्था जितना भी निष्पक्ष रूप से अपना काम करती है, सामान्य लोगों का विश्वास उतना ही अधिक बढ़ता है। लोग बार बार से मेंस दे रहे होते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों का मेंस नहीं हुआ है तो उन लोगों को लगता है आखिर क्यों नहीं हुआ। इस क्यों नहीं का बहुत सारा जवाब है। कुछ जवाब अभ्यर्थी को स्वयं से भी पूछना होगा और कुछ जवाब आयोग को भी देना होगा। अभ्यर्थी जो स्वयं से पूछेंगे वो जवाब ये है कि क्या 70वीं के अनुरूप आपने मेंस में अपने क्वालिटी में चेंज किया था। क्योंकि आपको याद होगा कि मैं हमेशा ये बात कह रहा था कि मेंस में थोड़ा सा क्वालिटी क्या होगा, अलग होगा। जैसे क्योंकि मेंस जो होता है वो तुलनात्मक परीक्षा है और तुलनात्मक परीक्षा में प्रश्न पत्रों को में उत्तर जो है एक ही प्रश्न के लिए 2 नंबर भी मिलते हैं तो 5 नंबर भी मिलते हैं। ये 2 और 5 का जो अंतर होता है वो आपको क्वालिटी के हिसाब से इनहेंस होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि मान लीजिए कि पेपर सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, व्याख्या करें। इस प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, चूंकि अब तो आयोग ने बहुत सुंदर काम किए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। दोनों लोगों को मैं बोल रहा हूं, मेरी बातों को गौर करेंगे और अगर लगे ये हकीकत तो आप काम करेंगे। तो आप देखेंगे कि प्रश्न अगर ये आत्मा पूछा गया है 32 दे करके, तो लोगों ने 32 लिखे हैं कि ये इसके अंतर्गत ये सब प्रावधान है और इसलिए इसको आत्मा कहते हैं। ये 5 कॉपी में से 3 कॉपी में यही उत्तर था, लेकिन 2 कॉपी इससे थोड़ा भिन्न था जो प्रश्न के अनुरूप था। क्योंकि इसमें आपको ये नहीं लिखना है कि आर्टिकल 32 क्या है, इसमें लिखना है कि आर्टिकल 32 का महत्व क्या है। संविधान में अगर कोई भी प्रोविज़न लाया गया तो उस प्रोविज़न के पीछे हमारे प्रशासन में, सरकार में उसकी क्या निहितार्थता थी वो लिखने की ज़रूरत थी। इसलिए आर्टिकल 32 का महत्व लिखना है। आर्टिकल 32 क्या है ये नहीं लिखना है, आर्टिकल 32 का महत्व लिखना है। तो अगर एग्जामिनर इस बारीक से मूल्यांकन किए हैं तो निश्चित तौर पर नंबर काटेंगे। अगर मान लीजिए वो क्या पर 5 नंबर देंगे तो कोई लड़का अगर क्यों लिखेगा तो क्या देंगे। तो इसलिए आपको मेंस में हमेशा ये सोचिए कि आपको लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छा लिखना महत्वपूर्ण है और अच्छा लिखने के लिए अच्छा प्रश्न समझना होगा। इसलिए आप प्रश्न का ये तुलनात्मक मूल्यांकन करिए। जहाँ कहीं भी आप मेंटरशिप लिए हैं, पढ़ते हैं या पढ़े हैं या कॉपी डाउनलोड किए हैं, तो आप अपने उन कमियों का मूल्यांकन करिए जो हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न और उत्तर को मिलान करिए, ये अभ्यर्थी स्वयं करें। अब आयोग का ये मेरा एक सलाह है, हो सकता है गलत भी हो।
क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो आरोप है कि हमारे नंबर कैसे दिए गए, क्या हुआ, तो उनकी विश्वसनीयता के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक बार उसका फिर से टैबलेटिंग हो जाए, नंबर को जोड़ लिया जाए। और दूसरी बात, चूंकि आपने एग्जाम को ओपन कर दिया है, ओपन कहने का मतलब है कि आपने मेंस का कॉपी लड़का को मिल रहा है। लड़का अब अपने जितने भी लोग हैं ग्रुप में उससे कॉपी का मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो उस स्थिति में एक ये भी बनता है कि जब हमारा क्वेश्चन का मूल्यांकन होता है तो वो मूल्यांकन में अगर कम नंबर दिया गया या क्यों दिया गया, ये कम से कम एक रिमार्क जो है प्रॉपर सुझाव के रूप में आना चाहिए, जिससे कि न केवल आयोग की विश्वसनीयता बढ़ेगी बल्कि अभ्यर्थी में अच्छे तैयारी करने का मनोविज्ञान बढ़ेगा। जैसे कि अभी तैयारी के मनोविज्ञान में ये है केवल कि अगर हम कहीं भी खूब टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि मेंस का मतलब लड़का समझ जाता है कि सुबह टेस्ट, शाम टेस्ट, दोपहर टेस्ट। मान लीजिए जब अच्छा कंटेंट रहेगा, अच्छा समझ रहेगा, तब ना आप अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो केवल टेस्ट ही महत्वपूर्ण नहीं है, टेस्ट के साथ साथ आपके पास अच्छे गाइडेंस की भी जरूरत है जो यह बता सके कि आप क्या गलती किए हैं, क्या नहीं करना चाहिए। तो आयोग का मेरा एक सुझाव है कि जब इतनी सुंदर कार्य प्रणाली है तो इसमें आप अभ्यर्थी को शंका के लिए दूर करने के लिए, जैसे आप उत्तर का मॉडल आंसर देते ही हैं, तो एग्जामिनर का इस उत्तर में क्या अपना व्यू है, क्यों ये नंबर को कैसे हुआ। कोई भी लड़का अगर लिखा तो 100% 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसकी संतुष्टि के लिए एक उस पर आप रिमार्क बेस कर दीजिए। इस पर आगे कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए सर। हाँ, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म आप करिए, बनाइए, जिससे कि अभ्यर्थियों के मन का जो भाव है, अभ्यर्थी के मन में जो डर है, वो डर आपको दूर हो जाए और नए अभ्यर्थियों को तैयारी करने में और विश्वास हो जाए, आपके ऊपर में आंख मूंद कर विश्वास हो जाए। और ये विश्वास आयोग के कार्य प्रणाली से ही होगा। मान लीजिए कि जो लोग 2 बार 3 बार मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हैं, उनका अगर नहीं आया, 70वीं में पीटी नहीं आया, तो निराशा लाजमी है, फिर उनका प्रश्न करना भी स्वाभाविक है, लेकिन उत्तर का संतोषजनक उत्तर देना भी और उस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही मैकेनिज्म काम करता है। जी सर। जैसे हम एक उदाहरण देना चाहेंगे आदेश जी, कि एआई के पास अपना कोई सूचना नहीं होता है। कई सारे आप ऐसे प्रश्न उसको पूछ दीजिए जिसके पास उसका उत्तर नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको ऐसा आज कोई प्रश्न पूछा जिसका उत्तर उसके डिक्शनरी में नहीं है, तो हो सकता है अगले 24 घंटे में उसका उत्तर आ जाए, क्योंकि वो उसी प्रश्न के हिसाब से अपना उत्तर बना लेता है, जिससे कि कल कोई दूसरा वो प्रश्न पूछता है तो उत्तर दे देता है। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा उत्तर तैयार हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई प्रश्न आया है तो उस प्रश्न पर लाजमी करके उसका एक बनना चाहिए कि हाँ, इसका प्रॉपर ये होगा, आपने ये लिखा था, आपको ये लिखना चाहिए। क्या है कि नहीं है? जी सर, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा जो मैं अभ्यर्थी से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मात्रा के पीछे मत भागिए कि आप कितना टेस्ट दे रहे हैं, आप कितना किताब पढ़ रहे हैं, आप कितना बेस्ट पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिविल सेवा ही एक ऐसा एग्जाम है जो 50% पर भी लोग का रिजल्ट होता है, टॉप होता है। इसलिए इसमें क्वालिटी महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए आप क्लास करिए, सभा मत करिए, क्योंकि सिविल सेवा में क्लास का महत्व होता है, सभा का महत्व नहीं होता है। जी सर, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ा इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। कल जब आप मान लीजिए कि आप अधिकारी बनेंगे तो समाज की व्यवस्था के लिए आप नीति नियंता बनेंगे और स्वयं की नीति बनाने समय में आप असहज हो जाते हैं, तो थोड़ा इस पर विचार करिए, क्योंकि सर गाइडेंस का बहुत जरूरी होता है, गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। इसलिए अच्छी तैयारी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, आप जहाँ कहीं भी किन्हीं के साथ जुड़िए और उनको बनाइए। मान लीजिए अगला 70वीं आप मेंस लिख रहे हैं, 71वीं मेंस अगर लिख रहे हैं, तो आप प्रत्येक टॉपिक का सब टॉपिक से सेक्शन टॉपिक बनाइए। इतना छोटा छोटा टॉपिक बनाइए, वही शॉर्ट नोट्स में आएगा। आप अगर
आज सॉइल पढ़ रहे हैं या क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो क्लाइमेट नहीं पढ़ रहा है, क्लाइमेट से लेकर के उसका छोटा छोटा टॉपिक बनाइए। आप देखिए मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछा लेकिन आर्टिकल 32 पूछा, तो अब मौलिक अधिकार मत पढ़िए, मौलिक अधिकार के हर सेक्शन का इंपॉर्टेंस पढ़िए। कल हो सकते हैं वहाँ जाएंगे, आपको पूछेगा कि संविधान की आर्टिकल 13 संविधान की व्याख्या का मूल आधार है, स्पष्ट करें। अब आप कहिएगा 13 तो पता है, ये कैसे है? तो इस तरह से आप तैयारी करिए, फिर रिजल्ट क्यों नहीं होगा? थोड़ा क्वालिटी का रेंज बढ़ाइए, अपने अंदर में उसको ले आइए। मान लीजिए रिजल्ट जो हुआ है निश्चित तौर पर है कि ये दिखता है, क्योंकि रिजल्ट तो हमेशा जब भी होगा तो मेंस में 3 ही लोगों का होगा। क्या एक सीट पर तो 3 ही 2.5 लोगों का होगा? तो आपको क्वालिटी को इन्हेंस करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़िए नहीं, बहुत ज़्यादा गुनिए, बहुत ज़्यादा क्वालिटी डेवलप करिए। क्यों नहीं होगा? हम सभी लोग आप ही लोगों की सफलता के लिए बैठे हैं। संस्था का भी मकसद है, आयोग का भी मकसद है कि हम एक अच्छा अधिकारी चुनें, और आपका भी मकसद है हम अधिकारी बने। तो उस रेंज में आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? उस रेंज को बढ़ा दीजिए, सफलता हो जाएगी। सर अब बात करते हैं सर, जो लोग पास किए हैं सर 5401 लोग, जिनका सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो मुझे जानकारी है 5 जनवरी से शुरू होने वाला, और इंटरव्यू जो है वो 20 के आसपास शुरू होने की संभावना है। सर क्या कहेंगे उन कैंडिडेट्स को? इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू समस्त रूप में, सबसे पहली बात तो इंटरव्यू जो है वो एक औपचारिकता है। आपकी सफलता का जो पूरा खेल है वो मेंस पर निर्भर करता है। तो फिर सवाल है कि इंटरव्यू क्या है, तो रैंक निर्धारण में इसकी भूमिका होती है सिलेक्शन में। इसलिए अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से तैयार किया जाए तो अच्छा हो सकता है। इंटरव्यू का जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो ये है स्वयं को तैयार करना, और स्वयं को तैयार करने में आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि आप अस्पष्ट उत्तर, बनावटी उत्तर ना देना, आयोग को बरगलाने का प्रयास नहीं करना, किसी भी तथ्य को लेकर के आयोग के साथ वाद विवाद न करना, अपने आप को असहज न बनाना, प्रश्न के उत्तर नहीं भी होने पर अपने चेहरे पर सहजता का भाव रखना, अपराध बोध नहीं रखना, और आत्मविश्वास को बनाए रखना, सरलता से अपने बातों को रखना। अगर मान लीजिए जाति पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो, तो ऐसे पक्षों से हमेशा बचना। जैसे कि मैंने इंटरव्यू में भी बताया था, अभी ही हो सकता है कि मान लीजिए कि 10,000 रुपये चुनाव से पहले दिए गए महिला रोजगार योजना के अंतर्गत, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्या यही चुनाव को जिताने का आधार बना? तो आपको यहाँ राजनीतिक आंसर से बचना है, आपको सीधा उत्तर देना है कि ये महिला सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ाने का प्रयास था। ठीक है, इसलिए आप हमेशा जाति मुद्दे से, क्षेत्रीय मुद्दे से, ऐसा मुद्दा जो आपके व्यक्तित्व को अलग रूप दे, वहाँ से बचना है। और इंटरव्यू के लिए अच्छी सलाह लेनी है, अच्छा मौका देना है। सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं, कौन अच्छा है ये आपके ऊपर निर्भर होता है। जहाँ कहीं भी जाएं इन चीज़ों का मूल रूप से ध्यान करें। और इसी क्रम में मैंने भी आप लोगों के लिए एक बड़ा सा कार्यक्रम रखा है, जिस कार्यक्रम में अलग अलग सेक्शन है। इतना इन डिटेल बताना इस अभी थोड़ा सा समय के अभाव में नहीं कह सकते हैं, लेकिन यही कहेंगे कि 28 दिसंबर रविवार को 2 शिफ्ट में अपने यहाँ इंटरव्यू का पैनल है, जो 11 बजे से 3 बजे और फिर 4 बजे से 8 बजे तक का बोर्ड है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों का इनरोलमेंट हो चुका है। अगर आप लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो शनिवार को आ करके आप जो है सो इसको इनरोल करके और अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को जान सकते हैं। और इस कार्य के लिए श्रेय IAS हमेशा से ही इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोई फी नहीं ले रहा है। आज हो सकता है कि बहुत जगह ऐसी प्रक्रिया हो, लेकिन हमारे यहाँ श्रेय IAS की ये नियम है कि हम इंटरव्यू में आज तक कोई भी फी नहीं लेते हैं। हम निःशुल्क आपको इंटरव्यू कराते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो सर एक सर कॉमन चीज़ है सर, इंटरव्यू होने वाला है, मॉक चलेगा, ये सब चलेगा, लेकिन इन बीच छात्रों को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? इसके लिए 2 चीज़ करना चाहिए। सबसे पहले एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे तैयारी के दौरान
पीटी का ऑब्जेक्टिव नेचर होता है, सब्जेक्टिव नेचर मेंस का होता है एग्जाम लेने का। तो इंटरव्यू लेने का जो तरीका है वो संवाद शैली है, बातचीत की शैली है। और बातचीत की शैली में प्रश्न जितना छोटा और उत्तर जितना छोटा बनाएंगे संवाद उतना अच्छा होगा। इसीलिए एक प्रश्न को आप 10 प्रश्न बनाइए, 10 प्रश्न को एक प्रश्न मत बनाइए। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए आपको अगर हम मान लेते हैं कि आपके व्यक्तित्व में आप किसी बैकग्राउंड से हैं लेकिन आपका ऑप्शनल पेपर अलग है, तो उस स्थिति में आप प्रश्न को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करिए। अगर मान लीजिए कि वर्तमान राजनीति पर ही पूछा जाए, योजना को लेकर के ही पूछा जाए, अगर आप अभी महिला उद्यमी योजना ही तैयार करेंगे तो उससे सोचिए क्या सब बन सकता है। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन को लेकर के ही क्यों जाना चाहते हैं, आप क्या देंगे, क्या चुनौती है। पुलिस से न दुश्मनी भली न दोस्ती भली, ये क्यों कहा जाता है, इस छवि को आप कैसे सुधारेंगे। एकदम बिल्कुल छोटा छोटा से स्वयं से प्रश्न करिए, स्वयं को तैयार करिए, करंट पढ़िए। और करंट पढ़ते वक्त में मेंस की तरह नहीं पढ़ना है, फिर उसको संवाद शैली में तैयार करना है। और आप करिए, देखिए तो कैसे नहीं होगा। फिर अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो हमारे नंबर हैं, बातें हैं, ये चीज़ें हैं, हम हमेशा आप लोगों के लिए समर्पित हैं और आप उसका लाभ लीजिए। जी सर, तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 28 तारीख को है सर जी, 11 बजे से। 28 तारीख को 11 बजे से 3 बजे, शाम में 4 बजे से 8 बजे, 2 शिफ्ट में है। और बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा, ऑन बड़े बड़े अफसर भी हैं। जी जी, और सारे लोग अफसर हैं। सबसे बड़ी बात है आपके मेरे पास उसका मतलब प्रोग्राम लिस्ट है जिसमें मैं बता सकता हूं कि सभी जो हैं सो आपको उप सचिव स्तर के हैं, रिटायर आईएएस हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मनोविश्लेषक हैं, सबसे बड़ी बातें हैं, जो साइकोलॉजी के सबसे बड़े जो स्टेट काउंसलर हैं वो हैं अपने यहाँ, उप सचिव हैं, एचओडी हैं, डीएसपी हैं। ऐसे ही तमाम लोगों का बड़ा पैनल है। ये सारा पैनल है राजेश जी। जी सर। और इसका आप लोग लाभ लीजिए क्योंकि ये सफलता का अंतिम चरण है। इस चरण की चूक बड़ा चूक साबित हो जाता है, बड़ा चूक साबित होगा। और इसके साथ साथ बड़ा ही दमदार पद भी है। आपको 200 एसडीएम है, 136 डीएसपी है, 393 वीडियो है, 287 सीओ है, 167 जो है वो सीटीओ है। इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं, तो न चुके। और श्रेया आईएएस आपको बता दें कि दशकों से पटना में न जाने कितने 100 कैंडिडेट को एसडीएम डीएसपी बना चुका है। तो ये मंत्र आकर कम से कम जरूर ले। और रविवार को 28 तारीख को 11 बजे से यहाँ शुरू हो रहा है, तो शनिवार को अपना रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।